के साथ जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा टारगेट किलिंग का मामला। हिंदुओं की टारगेट किलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दायर की है। अर्जदाश्त को मुफादनामा की अर्जदाश्त तस्लीम करने की अपील की गई है। तो बेहद अहम खबर, एडवोकेट विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त दायर की है। अर्जदाश्त को मुफादनामा की अर्जदाश्त तस्लीम करने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का जो मामला है ये अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। हिंदुओं की टारगेट किलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की गई है। तो अहम खबर, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले के ताल्लुक से, जिसमें एडवोकेट विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दायर की है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे बेहद अहम खबर पर तफसीलात चाहेंगे। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है विनीत जिंदल, जिनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन फाइल किया गया है सीजीआई को, और उन्होंने मांग की है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग किया जा रहा है, ये फिलहाल 90 की दशक में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था उस दौरान की चीजों को याद दिलाता है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में जिस तरह कश्मीरी पंडित को अभी फिलहाल टारगेट किलिंग के दौरान मारा गया है, उसकी एनआईए जांच की मांग की है। और जो पीड़ित परिवार है ना, उनको फिलहाल 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई है। विनीत जिंदल की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को किलिंग करके मारना ये लंबे समय से चल रहा है, लिहाजा जांच एजेंसी इस दिशा में काम करे और जो भी इस पूरे मामले में आरोपी हों उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है टारगेट किलिंग का मामला। आपको बताएं कि हिंदुओं की टारगेट किलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की गई है। जिस तरह से हमारे साथी सुशील पांडे बता रहे थे, एडवोकेट विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दायर की है। और अब अहम खबर मशहूर गुलकार केके की मौत के ताल्लुक से। जी हाँ, मशहूर गुलकार केके की मौत पर सवाल भी उठने लगे हैं। केके की मौत पर अननेचुरल डेथ केस दर्ज किया गया है और कोलकाता पुलिस होटल में तफ्तीश के लिए पहुंची है। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केके की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है, उनकी अहलिया से बात की है। आपको बताएं कि 53 साल केके ने कई मशहूर गाने गाए हैं, न सिर्फ हिंदी में बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली समेत दीगर ज़बानों में भी उन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड किए हैं। और जब से केके के इंतकाल की खबर आई है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, उनके तमाम जो फैंस हैं उन पर सख्त तारी हो गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मौत पर गम का इजहार किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मशहूर गुलकार कृष्ण कुमार कुन्नत की बेवक्त मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके गीतों में इजहार का वसी सिलसिला है, हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके खानदान और मद्दाहों से मेरी ताज़ियत। और सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ साथ तमाम शख्सियात ने केके को अपना खिराज अकीदत पेश किया है। और बॉलीवुड तो सख्ती में ही है। जब से ये खबर आई है, बॉलीवुड से लगातार तमाम लोग जो हैं वो अपने इस हर दिल अजीज़ साथी के लिए खिराज पेश कर रहे हैं। वो तमाम अदाकार जिनको केके ने अपनी आवाज़ दी थी, साथ ही साथ जिनके साथ केके ने काम किया था, उनके जो साथी गुलकार हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी, तमाम तर अहम लोग जो हैं वो लगातार केके की मौत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार कर रहे हैं। पार्ट ऑफ माई लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, एयरलिफ्ट के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, तू भूला जिसे,
जो कि एक्चुअली क्लाइमैक्स गाना था. इट वाज बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग द क्लाइमैक्स वाज साउंडिंग सो गुड, बिकॉज वो पूरा का पूरा गाना चलता है जब हमने 1,70,000 लोगों को इंडियन एयरलाइंस ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाके बचाया था. तो वो एंड इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट. मैं भी तभी लौटा था एंड आई हर्ड दैट एंड इट्स वेरी सैड दैट lots of our singers, we are losing them, and it happened in a very young age. समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, परमात्मा से बड़ा कोई विधान नहीं होता. हमारे कलीग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त के कृष्ण कुमार बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान, उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है. मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं. कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य को निशब्द कर जाती हैं. मनुष्य अचेत हो जाता है, बोलने लायक नहीं होता. अचानक जाना तो सभी को होता है, लेकिन इस आयु में जाना और इस तरह से जाना, तो ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति हुई. तो ऐ मेरे मित्र, आपकी आत्मा को परमात्मा सद्गति दें और आपके परिवार को ये पूरी पीड़ा, पूरा दुख सहन करने की शक्ति दें, संबल दें. केके की आवाज अपनी मौलिकता लिए हुए थी, बिल्कुल अलग आवाज, इसीलिए लोगों ने उनको बहुत पसंद किया. अलग स्टाइल, अलग आवाज, अदायगी, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा. उनके जाने का हमें बहुत दुख है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ये आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को शक्ति मिले और ये दुख हो सके. के साहब आज हमारे बीच में नहीं है. बहुत ही वर्सटाइल सिंगर, बहुत ही रूहानी आवाज़, बहुत ही प्यारी आवाज़, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही. सच कह रहा है दीवाना, कल रहे ना रहे हम, दिल तो ये मेरा शोर करे. बहुत सारे हिट गाने, उनके हर मूड के गाने उन्होंने गाए हैं. बड़ा दुखद क्षण है ये, बहुत ही दुखद पल है. के साहब, यकीन नहीं हो रहा कि आप आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर वही कहूँगा कि कलाकार अपने काम के जरिए हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा हम में रहता है. आपको दिल से नमन है. रुख करेंगे मुंबई का. हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे. प्रशांत, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोग जो हैं अपने इस हर दिल अजीज गुलकार की मौत पर गम का इजहार कर रहे हैं. एक ऐसी आवाज़ जिसने अपनी ख़ास पहचान बनाई. भले ही आज के हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा इसी तरह से नगमे बिखेरती रहेगी. क्या कुछ हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल. देखिए, मुंबई में जो उनका घर है वर्सोवा का, उसके घर के बाहर ही हम मौजूद हैं, लेकिन घर पर कोई मौजूद नहीं है. और इसी वजह से इनके सोसाइटी की तरफ कोई सेलिब्रिटी या कोई उनके जो चाहने वाले थे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सभी को जानकारी है कि इस वक्त जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है कलकत्ता में रखा गया है और वहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को अंजाम दिया जा रहा है और पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद है. उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं जो कलकत्ता में मौजूद हैं. देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है खड़ा हो रहा है कि ऐसे में जो पुलिस ने एफआईआर ली है, एडीआर ली है, उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि उनके ओठ पर और सर पर भी चोटें थी, तो इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर किया जा रहा है. दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कई ऐसे चाहने वाले हैं जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं. अब उनका साफ तौर पर कहना है कि ये इतना बड़ा नुकसान है जो अब संगीत जगत में भर पाना काफ़ी मुश्किल होगा. और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि महज 53 साल की उम्र में के साहब के साथ ये जो बड़ा हादसा हुआ है, क्या इसके पीछे कोई गलती तो नहीं रह गई? क्योंकि जो कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया था, वो जानकारी भी दी जा रही है कि जितनी वहाँ पर भीड़ आनी थी उससे दुगना भीड़ आई थी और इसीलिए भीड़ को थोड़ा सा यहाँ वहाँ तितर बितर करने के लिए वहाँ पर कुछ गैस भी छोड़े थे. तो ये तमाम एंगल जो है अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर के कोलकाता पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है. लेकिन उनके चाहने वालों का साफ तौर पर यही कहना है कि इतना बड़ा नुकसान फिल्म जगत का, संगीत जगत का हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा. क्योंकि हमने
देखा कि अगर आंकड़ों में गिनने जाए तो 200 से ज़्यादा गाने जो हैं के साहब ने गाए हुए हैं। सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, मलयालम तमाम भाषाओं में वो अपने गाने गाते थे, रिकॉर्ड करवाते थे। तो ये बड़ा नुकसान जो है जिसे भर पाना फिल्म जगत, संगीत जगत के लिए काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल प्रशांत, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक मुंबई पहुंचने की कुछ उम्मीद है, कुछ इत्तला है, कोई जानकारी? देखिए पूरा परिवार जो है कलकत्ता में है, उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब कुछ तय किया है कि जब तक पीएम रिपोर्ट में ये साफ नहीं हो पाता कि आखिर कैसे ये बड़ा हादसा हुआ है, इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है। क्योंकि शुरुआती का जो पीएम रिपोर्ट था उसमें साफ किया गया कि हार्ट अटैक है, क्योंकि जब शो पर उन्हें तबीयत ख़राब लगी तो वो अपने होटल चले गए, होटल में वो गिर गए थे, गिरने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उन्हें मृत घोषित किया गया। इस पूरे पीरियड, इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरे इंसिडेंट्स को जो है पुलिस अपने हिसाब से तहकीकात कर रही है, लेकिन पुलिस की नज़र पीएम रिपोर्ट पर है। जो फाइनल रिपोर्ट आनी है उसमें स्पष्ट हो पाया जाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे का मुख्य वजह क्या है, और तब परिवार ये तय करेगा कि उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लेकर आना है या हैदराबाद ले जाना है या फिर दिल्ली में ही वहाँ पर अंतिम विधि करनी है। क्योंकि देखिए वो हैदराबाद के मूल निवासी रहे हैं, लेकिन उनका पूरा बचपना, पूरा पढ़ाई, पूरा काम सीखने का जो सिलसिला है वो दिल्ली में बीता हुआ है, और काम जो है वो मुंबई में लगातार कर रहे थे। मुंबई के वर्सोवा में अपने परिवार के साथ रहते थे। तो परिवार की तरफ से जब तक ये स्पष्टीकरण नहीं आ जाता कि पार्थिव शरीर को कहाँ पर लेकर जाया जाएगा, तब ये कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी। सभी की निगाहें टिकी हुई है फाइनल पीएम रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आएगी तो आगे की जो प्रक्रिया होगी वो परिवार की तरफ से स्पष्ट की जाएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, और इस अहम खबर पर लगातार नज़र बनी हुई है। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि केके की जो मौत के ताल्लुक से अब वहाँ कोलकाता में क्या कुछ खास सरगर्मियाँ हो रही हैं उस पर भी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे प्रशांत का तमाम तर जानकारी के लिए। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, चल लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे रजनी बालक के कत्ल की और उसके बाद हुए वहां पर एहतजाज की। जी हां, वादी कश्मीर में गोपालपुरा कुलगाम में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल में तैनात रजनी बाला नामी हिंदू टीचर को मिलिटेंटों ने कल हलाक कर दिया था। नानचक सांबा की रहने वाली रजनी बाला की लाश कल शाम आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई गांव पहुंचाई गई थी और आज उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। पुरनमाखुस से वहां मौजूद लोगों ने रजनी बाला को अपना खिराज पेश किया। आपको बताएं कि कुलगाम में रजनी बाला की मिलिटेंटों के जरिए टारगेट किलिंग के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। सांबा में भी लोगों ने एहतजाज किया है। कौमी शाहराह पर लोग बैठ गए और एहतजाजी मुजाहरा किया। और कुलगाम में रजनी बाला के कत्ल को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जम्मू में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। नाराज लोगों ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना के सामने एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने एहतजाजी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई। इस वक्त एक बड़ी साजिश कश्मीर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स के एक मॉडस ऑपरेंडी के तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी जो राहुल भट्ट साहब के कातिल थे उनको, और जो वहाँ अमरीन भट्ट जो टीवी एक्ट्रेस थी उनके कातिलों को 24 घंटों के अंदर मौत के घाट उतारा। जो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे उन सबको भी जमीन के पाताल से निकाल के मौत के घाट उतारा। सेना ने कमर तो तोड़ी है आतंकवादियों की। बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में, डेस्पिरेशन में इस प्रकार के षड्यंत्रों को वो अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। इन साजिश करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ड्यूटी प्रशासन बिल्कुल मतलब मेहनत से काम कर रहा है, और हमारी जो बेल्ट फोर्सेस के नौजवान हैं, चाहे वो जेकेपी हो, चाहे वो सीआरपी हो, चाहे वो आर्मी हो, वो मिल के ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जो लोग ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। और रजनी बाला कत्ल मामले में आम आदमी पार्टी ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। आम आदमी पार्टी के कुछ खास लीडरों से वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने बात की है। आइए आपको दिखाते हैं।
हमारे साथ इस वक्त हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर यशपाल कुंडल, जो कि सांबा से ही हैं, और आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया। इनसे हम बात करें। पहले यशपाल कुंडल जी से बात करते हैं। यशपाल जी, आप इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपकी अपनी जो बहन है वो चली गई, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये इसकी कंडेम्ड करता हूँ कि इस किस्म की मरमम हत्या हुई है रजनीवाला जी की, और उसी के साथ साथ ये मैं कहूँगा कि जो हमारी प्रॉक्सी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में चल रही है, ये टोटली फेलियर हो चुकी है। और लोगों को जो जम्मू के डोगरा एम्प्लाई हैं, जहाँ कश्मीरी पंडित हैं, उनको सिक्योरिटी देने में ये टोटली फेल हुए हैं। अब हम ये कहेंगे कि रजनीवाला का जो हस्बैंड है राय कुमार जी, वो भी श्रीनगर में ही सर्वे कर रहा है, और एक बच्ची जो है वो भी उनकी है। उनको आज ही ऑर्डर करके जम्मू में शिफ्ट किया जाए, और जितने भी डोगरा एम्प्लॉय जो श्रीनगर में सर्विस कर रहे हैं, उनको अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में तब तक भेजा जाए तब तक उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी मुहैया नहीं होती। हम ये कहेंगे कि अगर ये जब पार्लियामेंट लगती है तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि वहाँ पर तो चिड़ी नहीं मारी जा रही है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। हमारी बहन जो उधर 10-12 साल से बच्चों को पढ़ा रही थी, उनकी टारगेटें किलिंग हुई, और जब तक गवर्नमेंट ये मुहैया नहीं करवाती उन लोगों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए, सेफ और सिक्योर जोन में भेजा जाए। और मैं ये कहूँगा कि ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और ये टोटली फेल हो चुकी है गवर्नमेंट। सिर्फ इनके स्लोगन ही वो ज़मीन पे हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी ज़मीन पे वो लोगों को हासिल नहीं हो रहा है। देखिए, जब बात करें हम कश्मीर की, तो कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो वहाँ के शहरियों की हों या जम्मू से जो लोग वहाँ पे एम्प्लॉई हैं या कश्मीरी पंडितों की, उनकी सभी की इस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है। तो कुंडल जी ने कहा, जहाँ जो प्रॉक्सी जो गवर्नमेंट चल रही है, रिमोट से गवर्नमेंट चल रही है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है केंद्र के रिमोट से चल रही है, तो यहाँ तो टोटल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर तो टोटल फेलियर है। बट क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ पता है कि वहाँ पे लगातार एक के बाद किलिंग्स हो रही हैं, और पिछले काफ़ी अरसे से जो पॉलिसी है इनकी गवर्नमेंट की, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है SC STs के लिए, जो कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर, जब पहले 370 के एब्रोगेशन से पहले जो पॉलिसी बनाई गई थी, 370 के एब्रोगेशन से पहले जो पॉलिसी थी जम्मू कश्मीर सरकार की, आज उस पॉलिसी के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कब तक इनको वहाँ पे रखा जाएगा, कब तक वहाँ पे बलि का बकरा बना के इनको रखा जाएगा, और जो टारगेट किलिंग्स कब तक चलती रहेंगी। तो केंद्र सरकार को और यहाँ जो हमारी एजेंसीज को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और जितना जल्दी हो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ ऑफ लैंड वहाँ पे मेंटेन किया जाए, ताकि जो किलिंग्स बंद हों। धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। कर्नाटक की सियासत से ये अहम खबर है, जहां कांग्रेस के लीडर और तर्जुमान स्पोक्सपर्सन ब्रिजेश कलप्पा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिजेश कलप्पा ने अपना इस्तीफा KPCC सदर DK शिव कुमार को रवाना कर दिया है, और उन्होंने बयान दिया है कि वो पार्टी के साथ मजीद काम नहीं कर सकते। कांग्रेस के लिए 25 साल काम किया, अपने काम से मुतमईन है। तो कर्नाटक की सियासत से अहम खबर, जहां कांग्रेस लीडर और तर्जुमान स्पोक्सपर्सन ब्रिजेश कलप्पा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आप में यानी आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ब्रिजेश कलप्पा ने इशारा दे दिया है। और आपको ये बताएं कि कर्नाटक में लगातार कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले तीसरे बेहद सीनियर लीडर हैं ब्रिजेश कलप्पा। और कोलगाम में PM पैकेज के तहत मुलाजमत कर रही टीचर रजनीवाला की मिलीटेंटों के जरिए टारगेट किलिंग के बाद PM पैकेज मुलाजमीन ने वादी से जम्मू मास माइग्रेशन का ऐलान किया था। PM पैकेज मुलाजमीन के एहतजाज के पेश नज़र बटवारा इलाके में सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई, इलाके को सील कर दिया गया। और फिल्म साज अशोक पंडित ने ट्वीट किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीरी पंडित प्लाज्मीन की कॉलोनीज के बाहर तैनात हैं, ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए जम्मू से बाहर ना निकल सकें। कश्मीर में सब कुछ ठीक है, ये साबित करने के लिए गेट भी बंद किए गए। अशोक पंडित ने सवाल किया है कि क्या हम दहशतगर्द हैं।
एक और अहम खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट से सिक्योरिटी को लेकर दायर की गई अपनी अर्जी वापस ले ली है। आपको बताएं कि अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपनी मौत से खौफजदा है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसके बाद तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलात बढ़ गई हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एडवोकेट विशाल चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, आपने निचली अदालत में फाइल किया, उसके बाद आप 24 घंटे के भीतर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। आखिर पिटीशन को विड्रॉ करने के पीछे की वजह क्या रही विशाल जी? देखिए, जब हमने मोकोका कोर्ट में लगाया था तो मोकोका कोर्ट के अंदर में नीचे सेशन कोर्ट में जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी, उसका कारण ये था कि हम उसके अंदर ऑलरेडी उसी ट्रायल को फेस कर रहे हैं। मोकोका ट्रायल के अंदर हैं और जुडिशियल कस्टडी में 1 साल से हैं, तो हमने मोकोका कोर्ट को इंटीमेट करना चाहता, लेकिन मोकोका कोर्ट का यही कहना था कि पंजाब से कोई प्रोडक्शन वारंट नहीं आया है। जब तक प्रोडक्शन वारंट नहीं आएगा तो वो हमारी फेवर में कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे। हमने 482 के अंदर में कल ही दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल की और इसके अंदर हमने डिमांड की कि कोई भी अगर प्रोडक्शन वारंट पंजाब पुलिस की तरफ से आता है, कोई भी ट्रांजिट डिमांड के लिए पंजाब पुलिस आती है, तो दिल्ली पुलिस को ही उसकी पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया जाए और पूरी जवाबदेही तय की जाए कि उसका कोई भी पंजाब पुलिस ले आके फेक एनकाउंटर ना कर दे। अर्जेंसी यही थी, क्योंकि हमें जो हालात पंजाब के अंदर दिखाई दे रहे थे कि उसके अंदर था कि पंजाब पुलिस कभी भी आनन फानन में उसको यहां से ले आकर और पॉलिटिकल माइलेज में या पॉलिटिकल दबाव में आकर कहीं भी उसका फेक एनकाउंटर ना कर दे। हमारी कल इसकी जो मेंशनिंग थी वो भी अलाउ हो गई, अर्ली हियरिंग के लिए मिल गया, आज का टाइम मिल गया। लेकिन कल ही स्पेशल पुलिस दिल्ली पुलिस ने 4 बजे सीएमएम कोर्ट साहब के सामने पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर में एक पुराने केस के अंदर में जो 2022 की एक एफआईआर है, जिसमें इसकी फॉर्मल अरेस्टिंग से भी काम चल सकता था, वहां पे लॉरेंस बिश्नोई का एक 5 दिन का प्रोडक्शन वारंट आर्म्स एक्ट के अंदर 5 दिन का एक प्रोडक्शन वारंट लगा के और इनका 5 दिन का पीसी ले लिया है। और हमें इंटरनल ये इन्फॉर्मेशन है कि वो मूसा वाले मर्डर केस के अंदर ही इसको इंटेरोगेट करना चाहते हैं, उस वाली एफआईआर के अंदर अरेस्टिंग करके। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आज दिल्ली पुलिस की तरफ से यही था सामने स्टैंड होता कि हम तो ऑलरेडी वो हमारी सिक्योरिटी में चल ही रहा है और हमारे पास है, और पंजाब पुलिस की तरफ से ये स्टैंड होता कि वहां से कोई प्रोडक्शन वारंट अभी आया ही नहीं है, क्योंकि ना तो पंजाब पुलिस की तरफ से कोई प्रोडक्शन वारंट अभी तिहाड़ जेल में पहुंचा है, ना कोई वहां से पुलिस आई है इसको इंटेरोगेट करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट विशाल जी कब आप मूव करेंगे? आज देखिए, आज हमने फिर एक इसको बिल्कुल लॉ पॉइंट पे और लीगल इसकी ओपिनियन के साथ में हमने इसको ये सामने से सबमिशन के साथ विड्रॉ किया है कि वी सीकिंग liberty to withdraw the present application with liberty to file a fresh application before the पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो हम कल ही इसको मूव करेंगे, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर में ऑलरेडी 2020 के अंदर में जब लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान जेल में बंद थे, तो उस टाइम पे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अंदर में हमने एक रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि इसको वहां पे पंजाब पुलिस को हैंड ओवर ना किया जाए। लेकिन उन्होंने एक डिटेल ऑर्डर पास किया था, जिसके अंदर बाकायदा वो ऑर्डर भी हमने आज हाईकोर्ट में लगाया था और आप लोगों के पास भी मैं ऑर्डर दे सकता हूं। और उसके अंदर में उन्होंने साफ बोला था कि सेफ पैसेज बनाया जाए, गाड़ियों का बाकायदा बुलेट प्रूफ गाड़ियां हो, कोई गाड़ी रास्ते में खराब ना हो, डीजी लेवल कम से कम उसको ऑपरेशन को अंजाम दे। तो फिलहाल ये विशाल चोपड़ा, जिन्होंने फिलहाल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अर्जी दाखिल की, बहरहाल उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली। संभवतः कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल करेंगे और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी की मांग करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई प्रोटेक्शन वारंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल करेंगे तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन फिरोज के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। अहम खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बनारस ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। वजीर दाखिला का कहना है कि सर्वे से हकीकत सामने आ रही है, रिपोर्ट मंदिरों की ही आ रही है। वजीर दाखिला ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुल्क में हो रही बहस को भी तनकीद का निशाना बनाया है। जो बहस चल रही है ना, वो बहस इस बात पर चल रही है कि मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर या बार बार इन विषयों पर विवाद क्यों खड़ा करते हैं, जबकि बहस चलनी इस बात पर चाहिए कि इनके अंदर मंदिर निकल क्यों रहे, कैसे निकले, किसने ये किया, इस देश की संस्कृति के साथ, सभ्यता की साथ में, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ में किसने छेड़छाड़ की। विषय बहस का ये होना चाहिए, निर्णय इस पर होना चाहिए
और उसके बाद में समाज के वर्गों के सामने सत्य आना चाहिए। अगर सत्य आ रहा है तो इसमें क्या बुराई है? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज 1 जून से 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी की गई। ये सिलेंडर आज से 135 रुपये सस्ता किया गया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 135 रुपये की कमी की। दिल्ली में 19 किलोग्राम का फी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2219 रुपये में मिलेगा। घरेलू सार्फिन यानी 14.2 किलोग्राम सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को कोई रिलीफ नहीं मिला है। इसके रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत।